हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम इतिहास का दूसरा अध्याय कर रहे हैं जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि जब मौर्य साम्राज्य का है वो पतन कैसे हुआ, क्योंकि अशोक के बाद में जितने भी राजा हुए वो इतने योग्य नहीं थे, युद्ध कला में इतने निपुण नहीं थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध नीति छोड़ दी थी, युद्ध करना छोड़ दिया था। इसलिए उनका क्या है, ज़्यादातर हम यही मानते हैं कि उसका क्या पतन हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में कि मौर्य साम्राज्य के बाद में जो साम्राज्य आया जिन्होंने क्या ज़्यादा समय तक शासन किया वो था गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य था। गुप्त काल और मौर्य साम्राज्य के बीच में भी क्या है, कई वंशों ने क्या शासन किया था। ये वो कौन से थे? तो क्या है, ये हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण थे। ये सारे ये चार थे। ये लगभग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। और जो शक राजा था, ये मोह था, मोह उसका नाम था, मोह नाम था। ये एक चरागाह के रूप में आया और फिर यहाँ पर क्या है, उसने अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद में कुषाण वंश का जो संस्थापक था, जिसने नींव रखी थी, जो पहला शासक था, वो कुजूल कड़फिसेस था। ये इसने ही क्या है, कुषाण वंश की नींव रखी थी। और कुषाणों की जो राजधानी थी वो पेशावर थी, जो क्या है वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। कनिक्स, इसके बाद में क्या है, कनिक्स क्या है, गद्दी पर बैठा, 78 ईस्वी में बैठा वो। पहला शासक कौन था? कुजूल। और उसके बाद में कनिक्स 78 ईस्वी में वो क्या है, कुषाण वंश का शासक बना। कनिक्स एक प्रतापी राजा था, योग्य राजा था वो। और जो कनिक्स था उसने क्या है, बौद्ध धर्म को अपनाया। और कनिक्स का जो राजकवि था वो अश्वघोष था। ये कनिक्स का राजकवि अश्वघोष था। और कुषाण, ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुषाण चीन की युची व तोखरी जाति से संबंध रखते थे। ये जो कुषाण चीन की युची और तोखरी जाति से संबंध था उनका ये। और कनिक्स की मृत्यु है बेटे वो 102 ईस्वी में हो गई थी। और कुषाणों का जो अंतिम शासक था वो वासुदेव था। और उसकी मृत्यु के बाद में कुषाण वंश का अंत हो गया और गुप्त काल आता है ये। तो हम गुप्त काल में पढ़ते हैं कि जो गुप्त काल में ये एक बहुत बड़ा क्या है, शासनकाल था। इस काफ़ी वर्षों तक ये चलता रहा, 300 वर्षों तक क्या है, गुप्त वंश ने क्या है, शासन किया, लगभग 300 वर्षों तक। जो इसका कार्यकाल मानते हैं हम, जो शासन जो मानते हैं, 275 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य मानते हैं। लगभग क्या है, चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच का समय। तो आज यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गुप्त वंश का है वो प्रथम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक श्री गुप्त था। और श्री गुप्त को ही महाराज की उपाधि से क्या है, संबोधित किया गया था, उसको महाराज की उपाधि दी गई थी ये, ठीक है। और कई मानते हैं कि श्री गुप्त था वो क्या है, गुप्त वंश का प्रथम शासक नहीं था, क्योंकि वो कुषाणों के नीचे सामंत के रूप में क्या है, शासन करता था ये। यहाँ पे ये जानना जरूरी हो जाता है कि सामंत क्या है ये। जैसे कि हमारे जो केंद्र की सरकार है, ये अपने शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से नहीं चला सकती है। जो केंद्र की सरकार है वो पूरे देश के अंदर अच्छी तरह से नहीं चला सकती। इसलिए जो शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य की सरकारें, स्थानीय सरकारें आगे क्या स्तर बना रखे हैं, तो इससे क्या है, जो सुचारू रूप से चल पाती है। इसी प्रकार जो पहले के जो राजा होते थे उन्होंने अपने प्रांतों को क्या है, जैसे बांट रखा था उन सामंत, तो सामंत के रूप में था वो, वहाँ पर वो क्या शासन करता था। और उसका जो कार्यकाल था 275 ईस्वी से 300 के मध्य इसका माना जाता है। बाद में आता है इसका पुत्र घटोत्कच। इसका जो कार्यकाल होता है वो 300 से लेकर 319 के मध्य माना जाता है। और एक ये योग्य शासक भी मानते हैं हम इसको। और वो क्या है, श्री गुप्त के बाद ही क्या है, गद्दी पर बैठा। और अभिलेखों से हमारे को इसके बारे में ज्ञात होता है कि वो पहला शासक था। इसके बाद में आता है इसका बेटा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 319 से लेकर 335 की मध्य माना जाता है। और ये क्या है, घटोत्कच की मृत्यु के बाद में क्या है, उसने सदा की बागडोर को संभाला था। चंद्रगुप्त को महान कार्यों के कारण महाराजा धीराज चंद्रगुप्त की उपाधि दी गई। और यह गुप्त वंश का क्या था, प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त ही माना जाता है। क्योंकि गुप्त वंश का जो, ना तो हम
प्रथम शासक श्रीगुप्त को मानते हैं, ना ही घटोत्कच को, बल्कि हम किसको मानते हैं, चंद्रगुप्त को। यही क्या है, गुप्त वंश का पहला शासक था। और इसी के शासनकाल में सिक्के चलाए, जैसे सबसे पहले सिक्के चंद्रगुप्त ने ही चलाए थे, ध्यान रखना ये। बाद में आता है जैसे चंद्रगुप्त के बाद 350 ईस्वी के आसपास से उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। और समुद्रगुप्त ने जो अपना विशाल साम्राज्य था उसका बहुत ज़्यादा फैलाव कर दिया था, विस्तार कर दिया था। और इसी विस्तार नीति के कारण, राज्य का विस्तार किया, इसी विस्तार नीति के कारण उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो उसका कवि था वो हरिसेन था, और हरिसेन ने ही क्या है, प्रयाग प्रस्तुति लिखी। और इस प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में वर्णन किया गया है, उसकी क्या है, तारीफ एडमायर की गई है। तो आगे आता है समुद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, ध्यान रखना, ये विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, 380 से लेकर लगभग 412 ईस्वी तक क्या है, लगभग 40 वर्षों तक क्या शासन किया। विक्रमादित्य के शासनकाल को भारतीय कला व साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था कौन, कालिदास। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था, तो कालिदास उसका दरबारी कवि था। और उसके शासनकाल में ही क्या है, एक चीनी यात्री क्या है, भारत आया, उसका नाम फाहियान। यहाँ पे याद रखना कि उसके यात्री का नाम क्या था, फाहियान था ये। आगे आता है आपके, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया हमारा, कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, ये उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा ये। और कुमारगुप्त ने ही क्या है, अश्वमेध यज्ञ करवाया। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वे उसी के शासनकाल में उसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे इसके दो अच्छे मुख्य प्रश्न बनते हैं। अश्वमेध यज्ञ है कुमारगुप्त ने करवाया, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है इसी के शासनकाल में हुई थी। और जो इसका शासनकाल है वो 413 से लेकर हम मानते हैं 455 ईस्वी तक मानते हैं ये। इसके बाद में आता है उसका पुत्र सकंद गुप्त, जो क्या है 455 या 450 के करीब से लेकर 467 तक उसका क्या कार्यकाल मानते हैं। कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद में सकंद गुप्त राज शासन पर विराजमान हुआ, गद्दी पर बैठा। यह एक क्या है, हितकारी सम्राट था। हितकारी मीन्स क्या था, ये लोगों का ध्यान रखता था, लोगों की भलाई करता था। और इसी ने क्या है, हुणों से जो क्या है देश को बचाया था। ये हुणों ने क्या है कई बार क्या है भारत पर आक्रमण किया, तो क्या है इसने हुणों से क्या है आक्रमण से देश को बचाया था। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था 585 ईस्वी में लगभग। बाद में क्या है इस वंश का विनाश हो गया था, समाप्त हो गया था, फिर पतन हो गया था ये। एक तो पतन होने के मुख्य कारण क्या थे, पारिवारिक कलह। पारिवारिक मीन्स क्या होता है, इनके परिवार में ही झगड़े वगैरह चलते रहते थे, युद्ध करते रहते थे, इसका क्या पतन हो गया। और विदेशी आक्रमण, और सबसे जो मेन मुख्य माना जाता है वो होता है विदेशी आक्रमण। जो विदेशी शासकों ने क्या है बहुत बार आक्रमण किया, और सबसे ज़्यादा किसने किया, हुणों ने क्या है आक्रमण किया। इस प्रकार क्या है इसका पतन हो गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो इस काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इस काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, भारतीय इतिहास में इसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है गुप्त काल को। इसमें देखें कि जो गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी, सारे लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। माना जाता है कि जो दशमलव प्रणाली है, दशमलव प्रणाली की शुरुआत क्या है गुप्त काल में हुई। एक तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसकी खोज हो गई प्रणाली की, इसी कारण मानते हैं। और दूसरा यहाँ पे मंदिरों का निर्माण, काफ़ी मंदिरों का निर्माण कार्य भी क्या है गुप्त काल में शुरू हो गया था। मंदिर बनने क्या है गुप्त काल में शुरू हो गए थे। यह भी माना जाता है कि जो बाल विवाह की प्रथा है, जो बाल विवाह होता है जैसे जिसकी आयु के 18 वर्ष से या 21 वर्ष से कम होती है, जो बाल विवाह की प्रथा थी वो क्या शुरुआत इसी युग में हुई थी। और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। जो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी, सोने की मुद्रा होती थी, वो इस काल में इन मुद्राओं को दिनार कहते थे, दिनार कहकर पुकारते थे।
और पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई। महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट और वराहमिहिर का संबंध गुप्त काल से था। इस प्रकार काफ़ी कार्य हुआ था इस काल में, इसलिए हम क्या है इसको स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे हम इस लेसन के प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।